Good morning class. Welcome to the psychology classroom. I hope you all are well and fine and your family members are also good. So I just hope children that you all are continuously doing the revisions, because revisions are very important for you all. The more and more you do the revision, the more will be the information will be in your memory system. जितना ही आप रिवीजन करेंगे उतना ही आपके लिए वो बहुत ही बेनिफिशियल है. इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू. सो रिविजन्स आर इम्पॉर्टेंट चिल्ड्रन. And solve the papers also. Meanwhile doing the revisions, solve the papers also. जितने पेपर्स आप सॉल्व कर सकते हैं आप उतने पेपर्स आप सॉल्व करिए मैक्सिमम. ओके. सो आज मैं आप सभी से टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस और डू द रिवीजन ऑफ द प्रोजेक्टिव टेक्निक. सो वर टॉपिक ऑफ टुडे इज प्रोजेक्टिव टेक्निक. Because many of you have the doubts also regarding the projected technique. Many of the students have asked to me, ma'am, explain about the projected technique. So from this video, you will be able to understand about the projective techniques. Okay. Projective technique की अगर हम लोग बात करें तो here the word is projective. Projective which is something related to the projection. Okay, जो सामने दिख रहा है, प्रोजेक्ट हो रहा है. तो ये वो टेक्निक है, ये ऐसी टेक्निक है जिसमें किसी की भी पर्सनालिटी प्रोजेक्ट हो सकती है. वी आर एबल टू नो अबाउट द पर्सन्स पर्सनालिटी. ओके. इट इज अ वेरी इनडायरेक्ट मैथड टू एसेस द पर्सन्स पर्सनालिटी. ये क्या है? ये एक इनडायरेक्ट मैथड है. अदर मेथड्स जो हैं पर्सनालिटी को एसेस करने के लिए वो डायरेक्ट मेथड है, बट ये जो है इसे इनडायरेक्ट मेथड कहते हैं. ये डायरेक्टली पर्सनालिटी को मेजर नहीं करता. ठीक है. जो जिसकी पर्सनालिटी को मेजर किया जा रहा है, जिसकी पर्सनालिटी को हम मेजर कर रहे हैं, वो उसे नहीं मालूम होता कि किन बातों को हम मेजर्स कर रहे हैं या उसके पर्सनालिटी के कौन सी चीज़ें हम लोग जान जा रहे हैं. पर्सन डजंट नो एनीथिंग. सो इनडायरेक्ट मेथड. सेकेंड, यहाँ जो स्टिमुलस होता है वो अनस्ट्रक्चर्ड होता है. स्टिमुलस इज अनस्ट्रक्चर्ड. स्टिमुलस इज अनस्ट्रक्चर्ड. यहाँ जो स्टिमुलस होता है वो अनस्ट्रक्चर्ड होता है. यानी बाकी जो टेक्निक्स हैं पर्सनालिटी मेजरमेंट के लिए, वो टेक्निक्स में जो स्टिमुलस है वो बहुत ही स्ट्रक्चर्ड होता है, बट हियर द स्टिमुलस इज अनस्ट्रक्चर्ड. ओके. स्टिमुलस क्या है? अनस्ट्रक्चर्ड है, अनक्लियर है, अनडिफाइंड है, इल डिफाइंड है, वेल डिफाइंड नहीं है. ठीक है. इसमें किस तरह के स्टिमुलस होते हैं? लाइक कुछ इंक ड्रॉप होते हैं या कुछ कार्ड्स होते हैं जिसपे पिक्चर्स बने होते हैं. ठीक है. कुछ कार्टूनिस्ट फिगर्स होते हैं जो सब्जेक्ट को शो किए जाते हैं. तो ये इस तरीके के स्टिमुलस होते हैं इसमें. ठीक है. इस टेक्निक का यूज़ हर कोई नहीं अप्लाई कर सकता है या यूज़ नहीं कर सकता. इट रिक्वायर एन एक्सटेंसिव ट्रेनिंग. इसके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत है. इट रिक्वायर एक्सटेंसिव ट्रेनिंग. ओके. इट रिक्वायर एक्सटेंसिव ट्रेनिंग. It require very hard means a proper training in order to administer this one.
नेक्स्ट, एक्सपीरियंस्ड पर्सन कैन डू दिस वन। जो पर्सन इन चीजों में एक्सपीरियंस्ड होगा, दे कैन ओनली एबल टू एडमिनिस्टर प्रोजेक्टिव टेक्निक। क्योंकि प्रोजेक्टिव टेक्निक एडमिनिस्टर करने के लिए और उसकी स्कोरिंग और इंटरप्रिटेशन के लिए पर्सन जो भी कर रहा है उसका एक्सपीरियंस होना बहुत इम्पॉर्टेंट है और उसका ट्रेंड होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। द टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑन द पार्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंटर, दैट ही और शी शुड बी प्रॉपरली ट्रेन्ड इन प्रोजेक्टिव टेक्निक एंड ही और शी शुड बी एक्सपीरियंस्ड। ओके, स्टिमुलस अनस्ट्रक्चर्ड होता है, इनडायरेक्ट मेथड होता है। नेक्स्ट इज द, इसकी स्कोरिंग और इंटरप्रिटेशन जो है, स्कोरिंग एंड इंटरप्रिटेशन बहुत ही लेंदी होते हैं और डिफिकल्ट होते हैं। स्कोरिंग एंड इंटरप्रिटेशन, इसकी स्कोरिंग और इंटरप्रिटेशन जो है बहुत लेंदी एंड डिफिकल्ट होते हैं। लेंदी, हार्ड होते हैं, डिफिकल्ट होते हैं, टाइम टेकिंग होते हैं। ठीक है, इसकी स्कोरिंग इंटरप्रिटेशन इतना इजी नहीं होता, डिफिकल्ट होता है और ये बहुत टाइम लेता है। ओके, एडमिनिस्ट्रेशन भी, इसका एडमिनिस्ट्रेशन तो इजी होता है, मतलब इसको एडमिनिस्ट्रेट करना इज इजी। एडमिनिस्ट्रेशन तो इसका इजी होता है, एडमिनिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं, बट इसकी स्कोरिंग और इंटरप्रिटेशन बहुत ही लेंदी हो जाते हैं, बहुत डिफिकल्ट हो जाते हैं और बहुत टाइम टेकन होते हैं। और उसके लिए आपको प्रॉपरली ट्रेन होना बहुत ज़रूरी है और एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। एक्सपीरियंस मतलब आपने उस प्रोजेक्टिव टेक्निक का यूज़ कई बार किया होगा, तो यू नो, बिकॉज इसमें क्या है, इट ऑल्सो इंक्लूड सम काइंड ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशन। कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी इसमें यूज़ होते हैं, तो इसीलिए ये डिफ़िकल्ट हो जाता है। नेक्स्ट, हम लोग प्रोजेक्टिव टेक्निक्स के क्या होता है और इससे कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा। वन मोर थिंग, ये पर्सन के अनकॉन्शियस मोटिव, फीलिंग एंड डिजायर्स को निकालता है। इट वर्क ऑन अनकॉन्शियस मोटिव्स, फीलिंग्स, ओके, डिजायर्स। पर्सन की जो अनकॉन्शियस मोटिव्स हैं, फीलिंग्स हैं, डिजायर्स हैं, वो इससे मालूम चल जाती हैं। वो चीज़ें जो पर्सन ने रिप्रेस्ड कर दी हैं वो भी हमें प्रोजेक्टिव टेक्निक से मालूम चल जाते हैं। वो चीज़ें जो पर्सन ने अपने कॉन्शियसनेस में से लेके उसको अनकॉन्शियस में डाल दिया है, वो भी हम ये प्रोजेक्टिव टेक्निक उससे निकाल लेता है। इट ब्रिंग द अनकॉन्शियस मटेरियल इनटू द कॉन्शियसनेस। ठीक है, तो किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है या किसी तरह की उसकी कोई मोटिव है या कोई फीलिंग है जो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, सो व्हाट हैपन वो एक्सप्रेस हो जाता है। ठीक है, तो प्रोजेक्टिव टेक्निक पर्सनालिटी को मेजर करने के टर्म से बहुत ही इफेक्टिव टेक्निक माना गया है, क्योंकि ये वो चीज़ें पर्सन के पर्सनालिटी के बता देता है जो अदर टेक्निक्स नहीं बता पाते। So it seemed to be very important in terms of the measurement of the person's personality. So I had discussed with you about its administration, about its scoring and interpretation, about these are the characteristics which we discussed about the projective technique. So moving toward the types of projective technique,
What are the types of projective techniques? So let us discuss about the types. कौन कौन से projective techniques हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना है, और you should have a knowledge of that one. You should be aware of that one. आपको knowledge होनी भी चाहिए. It's just not only कि आप theoretical ही इसकी knowledge लो और आप सिर्फ इस एग्ज़ाम के पर्पज़ से एग्ज़ाम में आपको इसको रिटर्न लिखना है, तो ओनली डोंट ओनली फोकस ऑन दैट एस्पेक्ट ओनली, क्योंकि नॉलेज आपको गेन करनी चाहिए, मुझे जो लगता है, और ये आपके आगे भी बहुत हेल्पफुल हो सकता है. सो लेट अस डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टिव टेक्निक. फर्स्ट हमें पढ़ना है इसमें रोशास. रोशास हमें पढ़ना है. रोशास इन ब्लॉट टेस्ट. Then we have to study about the thematic perception test. Thematic perception test. Thematic perception test. So children, I hope you are understanding. These are the first type है आपका प्रोजेक्टिव टेक्निक का, रोशास इन ब्लॉट टेस्ट. सेकेंड है थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट. थर्ड है सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट. सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट. फोर्थ इज द ड्रॉ अ पर्सन टेस्ट. ड्रॉ अ पर्सन टेस्ट. Okay. Last one is the, what is the last one? Last one is the Rosen's wig. Okay. Picture frustration study, जिसे हम लोग शॉर्ट में पीयर स्टडी भी लिखते हैं. Rosenwig P-F study, which is known as picture frustration study. So children, these are some of the types of projective technique. रोशास नाम में ही साइकोलॉजिस्ट का नाम है. इट इज़ गिवन बाय हरमन रोशास, तो उन्हीं के नाम पे ये बना है रोशास इन ब्लॉट टेस्ट. सेकेंड है आपका थीमेटिक. इसमें थीम्स बेस्ड होता है, इसीलिए इसका नाम थीमेटिक से बना है, थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट. देन इज द सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, यानी समथिंग जो कि कोई ऐसा सेंटेंस होगा जिसको इनकम्प्लीट है तो आपको उसे कंप्लीट करना होगा. ड्रॉ पर्सन, यानी इसमें भी नाम से पता चल रहा है आपको किसी पर्सन को ड्रॉ करना होगा. और रोजेनविग पिक्चर फ्रस्ट्रेशन स्टडीज में पिक्चर्स का यूज़ किया जाता है टू चेक द फ्रस्ट्रेशन एक्सपेक्ट ऑफ द पर्सन. सो दिस इज ऑल आर द टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टिव टेक्निक. ये प्रोजेक्टिव टेक्निक के टाइप्स हैं जो हमें पढ़ने हैं. सो एक एक करके वन बाय वन वी विल स्टडी अबाउट एवरीथिंग. सो जस्ट मूविंग टू द नॉट टू डिफिकल्ट टू इजी, वी शुड मूव टूवर्ड इजी टू डिफिकल्ट. तो सबसे इजी होता है सेंटेंस कॉम्प्लीशन टेस्ट. सीखे भी पर्सनालिटी को मेजर करने के लिए ये सबसे इजी कह सकते हैं. इट इज़ वन ऑफ द इजी प्रोजेक्टिव टेक्निक एंड इसको एडमिनिस्टर करना भी बहुत इजी होता है. स्कोरिंग एंड इंटरप्रिटेशन थोड़ा डिफिकल्ट होता है. मैंने पहले ही कहा, आप कोई भी प्रोजेक्टिव टेक्निक लीजिए, एनी ऑफ द प्रोजेक्टिव टेक्निक यू टेक, इन एवरी प्रोजेक्टिव टेक्निक द स्कोरिंग एंड इंटरप्रिटेशन इज हार्ड. जितना एडमिनिस्ट्रेशन करना इजी है उतना ही डिफिकल्ट होता है उसकी स्कोरिंग करना और उसका इंटरप्रिटेशन करना. ठीक है. सेंटेंस कॉम्प्लीशन टेस्ट में क्या होता है, इनकम्प्लीट सेंटेंस देते हैं सब्जेक्ट को और सब्जेक्ट को उसे कंप्लीट करना होता है. तो दैट इज सेंटेंस. जिस तरीके से वो कंप्लीट करेगा उस सेंटेंस को, जिस वे में करेगा, वही वे में वही उसके पर्सनालिटी के बारे में बताएगा कि वो कैसा है. ओके. सो दिस इज अबाउट द सेंटेंस कॉम्प्लीशन टेस्ट. मीन्स अ टेस्ट विच मेजर द पर्सन पर्सनैलिटी. इसकी इंटरप्रिटेशन और स्कोरिंग लेंदी है, डिफिकल्ट है, बट एडमिनिस्ट्रेशन बहुत इजी है.
आपने एक लिस्ट बना ली और कुछ इनकम्प्लीट सेंटेंसेस बना लिए और आपको सिर्फ सब्जेक्ट को उसे देना रहेगा और सब्जेक्ट उसे फिल करेगा, तो इट्स वेरी इजी टू एडमिनिस्टर। बट स्कोर जैसे वो फिल करके आपको देगा, फिर आप उसकी स्कोरिंग करोगे और इंटरप्रिटेशन करोगे जो कि लेंदी है, वो आपका पार्ट है जो थोड़ा हार्ड हो जाता है। दैट्स वाई ट्रेनिंग ऑन द पार्ट ऑफ द थेरेपिस्ट एंड एक्सपीरियंस इज वेरी प्रेफरेंशियल, इसीलिए उसको प्रेफरेंस दिया जाता है। ओके, सो मूविंग टुवर्ड द सेंटेंस कॉम्प्लीशन। तो व्हाट हैपन इन द सेंटेंस कॉम्प्लीशन, इनकम्प्लीट सेंटेंस देते हैं जिसे कंप्लीट करना होता है, और जैसे फॉर एग्जाम्पल द सेंटेंसेस जैसे माई फादर इज डैश, ओके, आई लाइक टू डैश, आई डोंट वॉन्ट टू डैश, आई एम वेरी फ्यूरियस अबाउट डैश। तो इस तरीके से दिस सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर देयर विच थेरेपिस्ट प्रोवाइडेड टू द सब्जेक्ट and the subject fill that one and just return it to the therapist or the researcher or the experimenter. Now it's a part of the experimenter or the therapist who do the manipulation, who do the interpretation of whatever the subject has written over. So this is all about the सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। इसमें यही होता है, इनकम्प्लीट सेंटेंस दिए जाते हैं जिसे सब्जेक्ट को कंप्लीट करने होते हैं, और जिस तरीके से भी सब्जेक्ट कंप्लीट कर रहा है उसी के बेसिस पे उसके पर्सनालिटी के बारे में बताया जाता है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल in a very proper manner that what is sentence completion. So shall we move toward the next test? Then we are studying about the types of projective technique. So in that term we have studied that there are 5 main types of projective technique. First one is the Roshas. So first discuss about the Roshas. R-O-R-S-C-H-A-C-H. Don't make the spelling error and the spelling mistake. If you feel that if you are unable to learn and if you are unable to remember the spelling, so just do the method of chunking. Chunking method का use करिए. What is the chunking method? Divide the things into smaller parts. So you can read row SCH, Roshas. ठीक है? So you divide it into 3 parts. Then you will be able to learn about the Roshas. Then is the full name is the Roshas in blot test. Roshas in blot test. What is there in this? So we will discuss about the Roshas in blot test. This is given by the Hermann Roshas, as it indicates from the name also. ठीक है? So it is given by Hermann Roshas. Hermann Roshas. So this is your first point related to it. So children, keep it in mind that we are studying the Roshas in blot test. Okay, now so second point is that he used some ink blot. नाम ही है इसका रोशास इन ब्लॉट टेस्ट, तो इसमें उन्होंने कुछ इंक ब्लॉट्स का यूज किया था। ठीक है, कार्ड्स थे, ओके, कार्ड्स थे, देयर टोटल 10 कार्ड्स, 10 कार्ड्स थे, ओके, जिसमें 5 जो थे रेड इन कलर थे, 5 of them are in red color, okay. Then 3 of them are in pastel color and 2 of them are in white, black and white color, white and black.
I hope it is clear to you. You all are able to see it? Okay. So this is given by Hermann Rochas. He used the ink blots. He used the 10 cards. 5 of them are in red color, 3 of them are in pastel color and 2 of them are in white and black color. बेसिकली वो करते क्या थे, जैसे एक पेपर है उस पर इंक जो है वो ऐसे ड्रॉप कर देते थे, देन दे फोल्ड द पेपर इनटू हाफ और फिर जैसे ही वो उसे ओपन करते थे वॉट एवर द प्रिंट वॉज मेड ऑन द पेपर और उसी के बेसिस पे वो किसी की भी पर्सनैलिटी का इंटरप्रिटेशन करते थे. ओके इसमें 2 फेजेस होते हैं. एक और बात, हर्मन रोचास इन ब्लॉट 10 का साइज जो है इसका एक स्पेसिफिक साइज है. उन कार्ड्स का साइज जो है सभी कार्ड्स का स्पेसिफिक रहता है. सो बेसिकली दीज थिंग्स आर अबाउट द हर्मन रोचा. अब इसको कंडक्ट वो 2 फेजेस में करते थे. अगर मैं यहाँ पे पिक्चर ड्रॉ करूँ आप देख सकते हो कि इस तरीके से जो कार्ड है उस पर जो है कुछ भी अनएम्बिगियस यानी अनक्लियर पिक्चर्स होते हैं. ओके ये जो पिक्चर्स होते हैं ये बहुत ही अनएम्बिगियस और अनक्लियर होते हैं. ठीक है, तो उससे क्या होता है, जो सब्जेक्ट होता है वो समझ नहीं पाता कि वो क्या कर रहा है. उसको तो सिर्फ दिखाया जाता है, इट इज शोन टू द सब्जेक्ट एंड आस्क द सब्जेक्ट एट व्हाट यू आर सीइंग इन दिस वन. सब्जेक्ट से पूछते हैं कि आपको इसमें क्या दिख रहा है. जैसा सब्जेक्ट रेस्पॉन्ड करता है कि मुझे ये दिख रहा है, तो जो थेरापिस्ट है या साइकोलॉजिस्ट है जैसा सब्जेक्ट ने बताया उसे वो एज इट इज नोट डाउन करता है. तो हमारा काम ये होता है कि टू द पॉइंट हमें नोट डाउन करना होता है. जो भी सब्जेक्ट ने बोला टू द पॉइंट हम लोग नोट डाउन करते हैं. तो अगर टू द पॉइंट नोट डाउन करने के लिए आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं. ठीक है, जो भी सब्जेक्ट बोल रहा है तो वो बहुत बेनिफिशियल माना जाता है जब रिकॉर्डिंग हो जाती है, तो ताकि आप उसका इंटरप्रिटेशन बाद में भी कर सकते हो आफ्टर लिसनिंग दैट रिकॉर्डिंग. सो इन ब्लॉट 10 कार्ड साइज. ओके इसमें 2 फेज होते हैं. द 2 फेजेस आर इन्वॉल्व इन दिस वन. फेजेस होते हैं. ठीक है, 2 फेजेस होते हैं. कौन कौन से फेजेस होते हैं? फर्स्ट वन इज परफॉर्मेंस प्रॉपर. फर्स्ट फेज जो होता है वो परफॉर्मेंस प्रॉपर का होता है. ठीक है, और सेकेंड फेज जो होता है वो इंक्वायरी का होता है. सो बेसिकली 2 फेजेस होते हैं, परफॉर्मेंस प्रॉपर और इंक्वायरी. करते क्या है इसमें, पहले फेज में जो भी कार्ड है वो सब्जेक्ट को शो करते हैं और बोलते हैं आपको इसमें क्या दिख रहा है, व्हाट यू आर सीइंग इन दिस पिक्चर. सिर्फ इतना पूछते हैं. ओवरऑल पूछा जाता है इसमें, ओवरऑल आपको इस पिक्चर में क्या दिख रहा है. सब्जेक्ट जो भी रिस्पॉन्ड करता है आप उसे नोट डाउन करते हैं. इंक्वायरी फेज में आप डिटेल में जाते हैं. डिटेल में जाने का मतलब, अब जैसे मान लीजिए ये पिक्चर मैंने जो ड्रॉ किया, आप उनसे पूछोगे ये आपको किसका फिगर लग रहा है. ठीक है, फिर वो बताएगा कि ये परफॉर्मेंस प्रॉपर में आएगा. इंक्वायरी में आप उससे पूछ रहे यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, या आपको इस पार्ट में, आप बेसिकली द मीनिंग इज ट्राइंग टू से दैट कि इंक्वायरी में आप माइन्यूट डिटेल्स पे जाते हो. आप ये देखते हो कि क्या क्या चीजें हो रही हैं. आई होप इट इज क्लियर टू यू. सो दिस इज ऑल अबाउट रोचा. इट इज वेरी इजी टू कंडक्ट बट इंटरप्रिटेशन स्कोरिंग इज वेरी लेंथी. रोचास का इंटरप्रिटेशन और स्कोरिंग बहुत लेंथी होता है. इट रिक्वायर्स सो मेनी कैलकुलेशन पार्ट. सो yes, it is true. So I hope you understand about the Rocha. So shall we study about the thematic? सेंटेंस कंप्लीशन का रिवीजन कर लेते हैं. हमने सेंटेंस कंप्लीशन भी पढ़ लिया है कि इनकम्प्लीट सेंटेंस होते हैं जिसे कंप्लीट करना रहता है.
ठीक है। और उसी के बेसिस पे जैसा सब्जेक्ट कंप्लीट करता है उसी के बेसिस पे हम लोग उसकी स्टोरिंग और उसकी इंटरप्रिटेशन करते हैं। ये मानते हैं कि पर्सन के माइंड में हम उसके अनकॉन्शियस थॉट, अनकॉन्शियस फीलिंग, अनकॉन्शियस डिजायर, उनकी मोटिव, उनकी क्या वो सोच रहा है पर्सन, क्या फील कर रहा है, क्या उसके माइंड में चल रहा है, उसको हम लोग रीड करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली हम लोग उसे कोई भी एडवाइस या सॉल्यूशन बताते हैं। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। एक और सिंपल सा मैं अभी बता देती हूँ, थीमेटिक पे नहीं जा रहे हैं। आई होप यू ऑल हैव रिटन दिस वन, दीज आर द नोट्स फॉर यू। नेक्स्ट सिंपल वन विच आई डिस्कस विद यू, ड्रॉ अ पर्सन टेस्ट। ड्रॉ अ पर्सन टेस्ट मतलब इसमें क्या होता है, एक शीट दी जाती है पर्सन को, एक वाइट शीट होती है, उसमें वो हम सब्जेक्ट को देते हैं और सब्जेक्ट को बोलते हैं आपको एक पर्सन को ड्रॉ करना है इसमें, ठीक है। कोई भी पर्सन को ड्रॉ आप कर सकते हो, वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, चिल्ड्रन भी हो सकते हैं, ओल्ड एज भी हो सकता है। आपको एक पर्सन ड्रॉ करना है। एनिमल्स या नॉन लिविंग थिंग्स या ऑब्जेक्ट नहीं कहते हैं, पर्सन को कहते हैं ड्रॉ करना। जैसा सब्जेक्ट ड्रॉ करता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं। यही है इसकी क्वालिटी। अगेन एडमिनिस्ट्रेशन बहुत इजी होता है, आप दे रहे हो एक पेपर जिसपे पर्सन ड्रॉ कर रहा है, पर इसका स्टोरिंग और इंटरप्रिटेशन लेंथी होता है, क्योंकि जब भी पर्सन ने तो ड्रॉ करके दे दिया आपको, अब हम लोग हर एक चीज का इंटरप्रिटेशन इसमें होता है। इन दिस टेस्ट आई मीन इट चिल्ड्रन, एवरीथिंग वाज इंटरप्रेटेड। Means how a person made the head portion, how the person made the forehead, how the person made the eyes, eyebrow, nose, lips, cheeks, ear, hand, उसने बनाया भी है या नहीं बनाया। कुछ omissions हैं अदर आइटम्स, उनके भी इंटरप्रिटेशन होते हैं। अगर सब्जेक्ट ने कुछ चीज़ों, कोई बॉडी के ऐसे पार्ट्स हैं जो नहीं उसने बनाए, जैसे उसने हाथ गायब कर दिए हैं, ठीक है, और या आईज बनाए हैं तो आईब्रोज नहीं बनाए हैं, क्या उसने कुछ भी जो ओमिट किया है, ओमिशन जो है, उनके भी इंटरप्रिटेशन होते हैं। सो इट्स अ वंडरफुल टेस्ट टू नो द पर्सन्स पर्सनैलिटी। पर्सन की पर्सनैलिटी को जानने के लिए ये बहुत ही अमेजिंग टेस्ट है। तो हम लोगों ने आज सेंटेंस कंप्लीशन अच्छे से पढ़ा, रोशास अच्छे से पढ़ा और ड्रॉ पर्सन टेस्ट पढ़ा। कुछ इंटरप्रिटेशन मैं आप लोगों को डिस्कस करना चाहूँगी, जैसे कि क्या होता है कि फेशियल एस्पेक्ट, अगर किसी ने आप देखोगे, अगर कोई चीज़ बना रहे हैं तो अगर कोई पर्सन है जो किसी के सर को बहुत बड़ा बना देता है, ठीक है, और इन कंपैरिजन टू द बॉडी पार्ट, बॉडी की तुलना में सर वो बहुत बड़ा बना रहा है, तो इसका मतलब होता है कि पर्सन को किसी भी तरह का कोई ऑर्डिनेट ब्रेन डिसऑर्डर है या उसको हेडेक की प्रॉब्लम रहती है। ये सारी चीज़ें हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कोई फेशियल एक्सप्रेशन, फेशियल को ज़्यादा फोकस कर रहा है तो यानी वो हमें कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स में रहता है या उसके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अच्छे नहीं रहते, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इंटरप्रिटेशन करते हैं। तो मैंने अभी जस्ट आपको बताया हर एक चीज़ का इंटरप्रिटेशन होता है बच्चों इसमें, और इसकी बाकायदा मीन्स इट्स हैज़ अ प्रॉपर मैनुअल एंड अ प्रॉपर शेड्यूल विच इज़ प्रोवाइडेड टू द सब्जेक्ट, not to the subject, sorry, to the therapist, and the therapist make an interpretation accordingly. कहने का मतलब है कि सब्जेक्ट का काम तो ज़्यादा नहीं होता है प्रोजेक्टेड टेक्निक में, थेरापिस्ट का पार्ट सबसे ज़्यादा हार्ड होता है, सबसे ज़्यादा चीज़ें होती हैं। स्टोरिंग और इंटरप्रिटेशन थेरापिस्ट को ही करना पड़ता है, और जो कि बहुत हार्ड होता है एंड टाइम टेकन होता है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम टेकन होता है। और सो आई होप आई हैड डिस्कस विद यू
some of the projective techniques. 2 projective techniques are left, Rosenwald and the thematic, which I discuss with you tomorrow. And up to this, I just want from you all to do the revisions. Your revisions should be very well, and try and start solving the paper. Not try, start solving the paper. Okay, thank you for listening, carefully listening all these things. Thank you so much.